जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु खरी आप सबके बीच आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर बिल 247 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने प्यारे साथियों पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ग्रह पढ़ाने से पहले हम आपको प्रश्नों की श्रृंखला देंगे, जो हमने पिछले दो वीडियो में जो थ्योरी किया था उसी के टॉपिक पे ये हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो आइए आप इसका उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने दोस्तों, देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किस उद्भव की व्याख्या करता है? तो साथियों पहला ऑप्शन हमारा क्या है? स्तनधारी जीव। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? हिमयुग। तीसरा ऑप्शन क्या है? ब्रह्मांड। चौथा ऑप्शन क्या है? महासागर। तो साथियों जब बिग बैंग सिद्धांत की बात आएगी तो यहाँ पे हमारा बिग बैंग सिद्धांत किस टॉपिक से किसकी उत्पत्ति के बारे में बात करता है? तो हमने आपको बताया था कि किसके बारे में बात करेगा, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करेगा। हम जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ा रहे थे साथियों, तो हम आपको बताए थे कि आज से करीब 13.6 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तब दोस्तों हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड जो था वो एक पॉइंट के रूप में था, फिर उस पे द्रव्यमान बढ़ा, घनत्व बढ़ा, उसके बाद दाब, फिर उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ। तो उसी विस्फोटक सिद्धांत को क्या कहा गया? बिग बैंग सिद्धांत। इसको बिग बैंग सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था साथियों? तो इसका प्रतिपादन जो किया था वो जार्ज लेमेंत्रे ने किया था। कौन किया था साथियों? जार्ज लेमेंत्रे ने किया था। तो इसका प्रतिपादन जार्ज लेमेंत्रे ने किया था साथियों। कब किया था? तो हम आपको पहली वीडियो में बताए थे इसका कब किया था। तो 1927 में किया था। कब किया था साथियों? 1927 में। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से देखते हैं दोस्तों। हमने सब आपको पढ़ाया है। जो हमारे प्यारे साथियों इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि ये सब प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर सके। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, मतलब ये आकाश गंगा का आकार पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सर्पिलाकार। दूसरा ऑप्शन क्या है? विद्युत गैलेक्सी के रूप में। तीसरा ऑप्शन क्या है? अनियमित गैलेक्सी के रूप में। चौथा ऑप्शन क्या है? गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। दोस्तों गैलेक्सी नाम से आपको घबराना नहीं है, गैलेक्सी की हिंदी होती है आकाश गंगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि इसका आकार आप याद करिए। हमने आपको बताया था कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग स्पाइरल नोट्स रखते हैं। तो इसका आकार हमने स्पाइरल नोट्स के द्वारा माध्यम से उस ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। तो इसका आकार क्या होगा दोस्तों? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अब ये क्यों होता है ऐसा साथियों, आइए हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा साथियों आकाश गंगा का आकार है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्पिलाकार के फॉर्म में। इसमें 3 भुजा होती हैं आकाशगंगा में। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है साथियों? मंदाकिनी। फिर से भूलेंगे नहीं साथियों, क्या नाम है साथियों? मंदाकिनी। इसको एक नाम से और जानते हैं साथियों, जिसका नाम है दुग्ध मेखला। जो साथियों हमारा आकाशगंगा है, इसका जो उत्पत्ति हुई वो आज से 12 अरब वर्ष पहले हुई थी। 12 अरब वर्ष पहले। आशा करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन का आप जवाब बहुत लाजवाब तरीके से दिए होंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है साथियों, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है? तो याद करेंगे साथियों, जब मैं अपना पहला वीडियो पढ़ा रहा था तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कोई भी तारा है वो किसका चक्कर लगाएगा? वो अपने आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा। तो सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य भी अपने आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा। तो सूर्य किस आकाश गंगा में है साथियों? सबसे पहले ये चीज जान लीजिए। तो जो सूर्य है वो किस आकाश गंगा में है? मंदाकिनी। किस आकाश गंगा में है प्यारे साथियों? मंदाकिनी में। वहीं अगर हम बात करें कि जो हमारा सूर्य है वो आकाश गंगा का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, कितना समय लगाता है, हम देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2.5 करोड़ वर्ष। दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों? 10 करोड़ वर्ष। तीसरा ऑप्शन है साथियों 25 करोड़ वर्ष। वही चौथा ऑप्शन है 50 करोड़ वर्ष। याद करिए साथियों, जब हम आपको ये पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सूर्य का जो
स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब साथियों 1 सेकंड में सूर्य 250 किलोमीटर आगे जाता है, इतनी स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है। और वहीं पे हमने आपको बताया था कि जो ये आकाश सूर्य है जो आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है वो कितने समय में लगाता है, तो 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है साथियों, ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहा जाता है साथियों, ब्रह्मांड वर्ष। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है साथियों। ऐसा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन का आप जवाब अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से दिए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, तारे का रंग सूचक है। इसका मतलब ये पूछ रहा है जो तारे का रंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है। याद करिए जब मेरा दूसरा वीडियो चल रहा था, जब हम तारे की उत्पत्ति निर्माण पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था जो तारे का रंग है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा। पहला ऑप्शन क्या है साथियों, सूर्य से दूरी का। दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों, उसकी ज्योति का। तीसरा ऑप्शन क्या है साथियों, उसकी पृथ्वी से दूरी का। चौथा ऑप्शन क्या है, उसके ताप का। तो याद करें साथियों, जब हमने आपको बताया था तो हमने आपको बताया था जो सूर्य का रंग या तारे का रंग, सूर्य तो एक तारा है साथियों, तो आप सूर्य और तारे में कंफ्यूज मत होइएगा। सूर्य क्या है साथियों, एक तारा है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी कोई भी तारा है उसका रंग किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसके तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्यारे साथियों हमारा सही हो जाएगा। और जो हमने आपको इसका रंग भी बताया था, एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी तारा अगर लाल रंग का है तो उसका टेम्परेचर साथियों कितना होगा, कम से 6 डिग्री सेल्सियस तक। और जब 6 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक होगा साथियों, तो जो हमारा तारों का रंग हो वो कौन सा कलर का हो जाएगा साथियों, तो वहां पे आपका कलर हो जाएगा साथियों सफेद रंग। कौन सा हो जाएगा साथियों, सफेद रंग। वही बात करें नीले रंग की, तो नीला रंग का साथियों कब होगा, जब ये 1 लाख डिग्री सेल्सियस चला जाएगा टेम्परेचर किसी भी तारे का, तो उसका कलर साथियों कौन सा हो जाता है, नीला हो जाता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होते हैं कहलाती है। हमने आपको जब पिछले वीडियो में पढ़ा रहा था दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया था उसमें, तो ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है साथियों, चंद्रशेखर सीमा। दूसरा ऑप्शन क्या है, एडिंगटन सीमा। तीसरा ऑप्शन क्या है, हायल सीमा। चौथा ऑप्शन क्या है साथियों, फाउलर सीमा। तो याद करेंगे साथियों, हमने आपको बताया था कि जो भी सीमा होता है उसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। हमने जब आपको चंद्रशेखर सीमा पढ़ा रहा था तो उसको बताया था जो चंद्रशेखर सीमा का जो लिमिटेशन है वो 1.143 या 44 कह सकते हैं। किसके, सूर्य के इतना गुना है। अगर सूर्य के इतना गुना है, सूर्य के गुना मतलब सूर्य के लगभग 1.5 गुना है, तो वो चंद्रशेखर सीमा को क्रॉस कर जाएगा। और सूर्य से 1.5 गुने से कम है तो वो चंद्रशेखर सीमा के अंदर रहेगा। आशा करता हूं साथियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। पहला ऑप्शन क्या है, हरमान बांडी ने। दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों, मेघनाथ साहा ने। तीसरा ऑप्शन क्या है साथियों, एस चंद्रशेखर ने। वहीं चौथा ऑप्शन क्या है साथियों, जेबी नार्लिकर ने। तो साथियों ब्लैक होल को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ब्लैक होल को हिंदी में कहते हैं कृष्ण वीवर। क्या कहते हैं साथियों, कृष्ण वीवर। वहीं साथियों अगर हम ब्लैक होल की खोज के बाद बात करें, उससे पहले हम ये जान ले एक बार फिर से कि ब्लैक होल होता क्या है। तो ब्लैक होल साथियों ये हमारा हो गया आकाशगंगा। तो बाहरी भुजा में ये 3 भुजाएं बताए थे, बाहरी भुजा, मध्य भुजा, वही बीच वाले भुजा को केंद्र भुजा कहा जाता है। केंद्र भुजा में ब्लज पाए जाते हैं और ब्लज के अंदर ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल वही है साथियों जिसका घनत्व अत्यधिक है। तो इसका जो खोज है वो किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने। याद करिए साथियों हमने आपको ये बताया था। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी का भी आप लाजवाब तरीके से उत्तर दिए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है साथियों, आइए हम देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आयनन द्वारा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, नाभिकीय संलखन, सॉरी साथियों ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ संलयन होगा।
दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, नाभिकीय संलयन द्वारा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों, नाभिकीय विखंडन द्वारा। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों, आक्सीकरण द्वारा। तो याद करिए, जब हम तारों का निर्माण पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने क्या कहा था, जो निहारिका है, निहारिका से जब तारा बनता है, तो तारा का है, जो तारा जब बनता है तो उसमें किसका संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में उसका संलयन होता है। याद आया होगा आपको साथियों। तो इसका शानदार तरीके से आंसर हम देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब साथियों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। मतलब ये पूछ रहा है कि एक निश्चित आकृति में ताराओं को तो समूह को क्या कहते हैं। तो याद करिए, हमने पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, आकाशगंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, नक्षत्र। तीसरा ऑप्शन क्या है, एंड्रोमीडा। चौथा ऑप्शन क्या है, सौर मंडल। इसका आंसर तो दोस्तों आपको, अगर मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर तो आपको जरूर पता होगा। जब हम आकाशगंगा पढ़ा रहे थे साथियों, तो हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमारा सौर मंडल है, यहाँ सूर्य स्थित है, उसके समीप नजदीक जो तारों का समूह है एक व्यवस्थित रूप में स्थित है, उसे नक्षत्र कहा जाता था। वहीं साथियों आगे बढ़ेंगे तो एक जो विशेष आकृति दे दे, अलग अलग तरीके की आकृति दे दे, उस तारा के समूह को क्या कहा जाएगा साथियों, तारा मंडल। क्या कहा जाएगा साथियों, तारा मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पूरा एक निश्चित मतलब फिक्स है, जो फिक्स आकृति है उसको क्या कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र साथियों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का क्या नाम है। आशा करता हूं साथियों, जो हमने आपको टॉपिक तो पढ़ाया नहीं, लेकिन हम इसका आंसर दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है बिरगो। मतलब ये पूछ रहा है कि हब्बल एक विद्वान थे, मतलब खगोल शास्त्री थे, उन्होंने एक अंतरिक्ष में टेलीस्कोप छोड़ा था हब्बस नाम का। तो साथियों वो कह रहा है कि वो जिस तारे का फोटो खींच के भेजा था, उस तारे का ये नाम पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, बिरगो। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है साथियों, 70 वर्जिन। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है साथियों, बिटलग्यूस। वहीं चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है साथियों, बिग डीपर। तो साथियों हम इसका आंसर आपको पहले ही बार में बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम समझाएंगे तो आपको बाउंस कर जाएगा। जब ये टॉपिक आएगा तो हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप परेशान ना होइए। इसका आंसर साथियों होगा बिटलग्यूस। ये लगभग 740 प्रकाश वर्ष, लगभग 740 प्रकाश वर्ष किससे, ये हमारे पृथ्वी से दूरी पे स्थित है बिटलग्यूस तारा। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो जब हम सौर मंडल पढ़ा रहे थे साथियों, तो वहां हमने आपको बताया था कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, मतलब अभी तो हमने आपको क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह का डिटेल तो नहीं बताया था, लेकिन उसमें क्या क्या पाए जाते हैं थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया था। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला क्षुद्र ग्रह। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों, धूमकेतु। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों, ग्रह। वहीं चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, निहारिका। साथियों देखिए, जो ये सौर मंडल है, देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, इसी में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। साथियों देखिए, ये हमारा क्या है, आकाशगंगा। तो हमारे आकाशगंगा क्या नाम है साथियों, मैं नाम लिख देता हूं, मंदाकिनी। ठीक है साथियों, एक सेकेंड, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूं। साथियों देखिए, तो जो हमारा आकाशगंगा उसका नाम लिख देते हैं मंदाकिनी। ये साथियों हमारा प्यारा सा आकाशगंगा हो गया। वहीं अगर हम देखेंगे तो सूर्य कहाँ स्थित है साथियों, हमने क्या कहा कि एकदम बाहरी भुजा में है। क्यों, क्योंकि सूर्य अपनी युवा अवस्था में है। तो वहीं अगर हम बात करेंगे तो जब ये सूर्य हुआ तो सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है, सूर्य स्थित है। कौन स्थित है, ये सूर्य हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सौर मंडल। इसमें ये ग्रह हो गए, यही बीच में क्षुद्र ग्रह हो गए, यही सूर्य के पास धूमकेतु चक्कर लगाते रहते हैं साथियों। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह तो है, क्या पूछ रहा है, सौर मंडल का भाग नहीं है। धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने बताया था कि निहारिका से ही, निहारिका जो है, निहारिका के बाद कोई भी, तो वो तारे
का निर्माण ले लेता है, तारे के फेज में चला जाता है। हाँ साथियों, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, ना कि अंतरिक्ष का पूछ रहा है। ये किसका पूछ रहा है? सौर मंडल का। तो जो ये तारा बना, ये निहारिका के बाद तारा बना हम मानते हैं, लेकिन अब इसमें कोई नया तारा तो बन नहीं रहा है, क्योंकि सौर मंडल में तो जो सौर मंडल है, सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। ऑटोमेटिक ये सूर्य निहारिका के फॉर्म से आगे आ चुका है। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? निहारिका। क्या हो जाएगा साथियों? निहारिका। आशा करता हूं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? पहला ऑप्शन क्या है साथियों? न्यूटन। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों? हमारा गैलीलियो। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या है साथियों? मेरा पारनी। चौथा ऑप्शन क्या है? कॉपरनिकस। तो इसका साथियों याद करिए, हमने आपको जब सौर मंडल पढ़ा रहा था तो वहां हमने आपको बताया था कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की जिसने खोज की उसी ने बताया था कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और बाकी सब जितनी ग्रह हैं, आठों ग्रह उसकी क्या कर रही है? राउंडिंग कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। इन्होंने कब बताया था? 1541 में। कब बताया था साथियों? 1541 में। तो साथियों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो पहला ऑप्शन क्या है साथियों? पल्सर। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों? ब्रिटल स्टार। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या है साथियों? ब्लैक होल। वहीं चौथा ऑप्शन क्या है साथियों? क्वेसर। शानदार तरीके से देखेंगे साथियों। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पल्सर। क्या पूछ रहा है? कि अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। तो हमने जब आपको तारों का निर्माण पढ़ा रहा था तो बताया था कि जब कोई तारा अभिनव तारा बनेगा तो अभिनव तारा के बाद क्या बनता है? या तो वो पल्सर बनेगा, या तो वो क्वेसर बनेगा, या तो वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। तो ये दोनों पल्सर और क्वेसर तो हमारे अंतरिक्ष के भाग हैं साथियों। बचा कौन? ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में हमने आपको पिछले कई 3-4 क्वेश्चन पिछले में मैंने आपको बताया। ब्लैक होल हमारा आकाश गंगा के एकदम केंद्र वाली भुजा में ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल ब्लज के अंदर पाया जाता है। तो ब्लैक होल भी हमारा किसका पार्ट हो गया? अंतरिक्ष का। तो बचा कौन? ब्रिटल स्टार। तो यहाँ पे शानदार तरीके से आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ब्रिटल स्टार। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है? ये हमने याद करिए साथियों, जब मैं आपको तारा मंडल पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने आपको बताया था कि तारा मंडल की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 87। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 88। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 89। वही चौथा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? 90। तो याद करें साथियों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का जवाब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको एकदम रट गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो कितना होगा? 88 होगा। कौन सा होगा साथियों? 88 होगा। अब तारामंडल, एक चीज और बता देते हैं कि जो हमारा तारामंडल है, तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल अगर है उसका नाम है हाइड्रा। कौन सा है साथियों? हाइड्रा। और आपको तारामंडल से ही एक चीज याद आ रहा होगा, जो हमारा हंटर तारामंडल था उसके दक्षिण पश्चिम में दुनिया का सबसे चमकीला तारा साइरस वहां पे स्थित है। वहीं पे दोस्तों तारामंडल की अगर बात करेंगे तो आपको लघु सप्तऋषि, दीर्घ सप्तऋषि, ध्रुव स्टार, पोलर स्टार, दिशा सूचक तारा याद आ रहा होगा साथियों। तो अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? दोस्तों इसका जवाब तो मैंने आपको अभी ग्रह पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। यहाँ पहला ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों? बुध। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? फ्लोरिडा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों? शुक्र। वहीं चौथा ऑप्शन आपका साथियों क्या है? शनि। तो साथियों मेरे हिसाब से इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा साथियों? फ्लोरिडा। क्योंकि बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और क्या नाम है, कौन सा छूटा? मंगल और पृथ्वी, ये 8 हमारे क्या है? ग्रह हैं। तो ये जो फ्लोरिडा है ये हमारा ग्रह नहीं है। आइए साथियों हम अपने अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं कि ये क्या कहता है साथियों।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये डाटा दे दिया है, कौन सा डाटा गलत है हमको वही देखना है। ठीक है साथियों, घबराना नहीं है आपको, हमने आपको पढ़ाया है, आप देखेंगे आप समझ जाएंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बिल्कुल सही। ठीक है साथियों, सौर मंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, बिल्कुल सही साथियों, ये भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, बिल्कुल साथी ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है साथियों? सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। दोस्तों मंदतम का मतलब तो आप समझ रहे हैं, मंदतम का मतलब हो रहा है धीमी, मतलब वो जो गति करता है वो अपना घूर्णन धीमी गति से करता है, जो उसका घूर्णन है वो अपने धीमी गति से घूर्णन करता है। तो साथियों इसका आंसर मंगल बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा साथियों? शुक्र होगा। शुक्र जो है वो अपने अक्ष पे घूर्णन 243 दिन में करता है, वहीं सूर्य का 224 दिनों में करता है। साथियों मैं समझ सकता हूं कि आप घूर्णन में, परिक्रमा में, परिभ्रमण में कंफ्यूज होंगे। ये हमारा आपसे वादा है, जब हम ग्रह वाला वीडियो पढ़ाएंगे, ग्रह वाला सेशन आपके पास लाएंगे तो सब कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कौन घूर्णन कितने समय में करता है, कौन परिक्रमा कितने समय में करता है, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। साथियों आशा करता हूं कि ये हमारा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमारे इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अपने नए टॉपिक ग्रह के साथ। ठीक है साथियों, जय हिंद।